हेलो एंड वेलकम टू DN मार्टे क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग गॉसियस थ्योरम पढ़ेंगे। गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक है। हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि वैद्युत फ्लक्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं। उस पर न्यूमेरिकल्स भी देखा था पिछले दो वीडियोस में। और आज हम गॉसियस थ्योरम पढ़ेंगे, यानी गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वही निकाला जाता है, उसी के संबंध में एक गॉस थ्योरम होता है। बल्कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी पिछले वीडियो में हमने निकाला है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस लगाए हैं, उसका बहुत ही आसान और यूनिक मेथड है गॉस प्रमेय। अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है और हम गॉस थ्योरम को इस्तेमाल करते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। ये एक नया मेथड है, जान लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का। हमने तीन न्यूमेरिकल देखे थे, तीन तरह के, और जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम उस पर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी तकलीफ़ ना हो। इन सब चैप्टर्स, मतलब किसी भी चैप्टर में आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम ढेर सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और एंड द एंड हम लास्ट में क्या करेंगे, अनसॉल्व पेपर, जो प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम्स के पेपर होते हैं, उनको सॉल्व करेंगे और आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे, ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी नंबर का कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो आपका मेरे इस प्यारे से चैनल DN मार्टे क्लासेस में आने का ढेर सारा धन्यवाद और स्वागत है। चलिए आज का हम शुरू करते हैं लेसन, और देखते हैं आज हम क्या सीखते हैं। दोस्तों, आप ये बात ज़रूर देखिएगा, वीडियो आप देखने से पहले और देखने के बाद ये बात आप ज़रूर सोचिएगा कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखा। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये नहीं देखेंगे तो आपका पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। और मेरा आपसे एक विनती है कि आप कापी और पेन लेके बैठें, तभी आपको पूरी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अदरवाइज़ आप अगर सिर्फ वीडियो देखते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है और आपको वो कुछ भी याद नहीं रहेगा बाद में। चलिए, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में दो फार्मूलेस पढ़े थे। पहला था फाई इज इक्वल टू EA, ये पढ़ा था, और इसमें डॉट प्रोडक्ट था और ये वेक्टर फॉर्म था दोनों। और दूसरा फार्मूला पढ़ा था फाई इज इक्वल टू E इंटू A कॉस थीटा। ये थीटा E तथा A के बीच का एंगल था, जो E से A की तरफ मेजर किया जाता है हमेशा। ठीक है, और ये जो A है वो एरिया वेक्टर है, E वैद्युत क्षेत्र है, थीटा दोनों के बीच का एंगल है। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर मान लीजिए ये क्या था, ये एक सरफेस के लिए था, पूरे सरफेस के लिए। मान लीजिए इतना बड़ा सरफेस है, कोई इतना बड़ा सरफेस है उस पूरे के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसा कोई सरफेस है, आड़ा टेढ़ा तिरछा मेढ़ा, इस तरह से। तब तब इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालने के लिए आपको एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, इस तरह से। तभी आप इसका एरिया निकाल सकते हो। इस एरिया को क्या बोलेंगे, इस एरिया को बोलेंगे DA। और इस पूरे एरिया को निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस छोटे से एरिया को। तब उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसमें आ गया। देखिएगा, आप अगर क्लास 12th में है तो आपको इंटीग्रेशन बढ़िया से सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो फिजिक्स में वो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। देखिए, इसमें भी इंटीग्रेशन आ गया। अगर इस पूरे एरिया का इस पूरे सरफेस का एरिया अगर आपको निकालना है तो आप इस छोटे से एरिया को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आपको इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो एक नया तीसरा फार्मूला, जो कि अभी तक हमने पिछले वीडियो में नहीं पढ़ा था, वो है कुछ इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA वेक्टर। ये हमारा एक दूसरा फार्मूला है, किसके बाद, इंटीग्रेशन के बाद। और ये इंटीग्रेशन किस चीज़ का कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, आप एरिया का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एरिया लिख दे रहे हैं। ठीक है,
ये आपका तीसरा फार्मूला है। इसी फार्मूले पे हम एक गॉस का फार्मूला देखेंगे, गॉस थ्योरम का फार्मूला देखेंगे। अच्छा, ये गॉस एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने ये फार्मूला दिया था, उन्हीं के नाम पे ये थ्योरम लागू कर दिया गया। और अगर कोई साइंटिस्ट कोई भी चीज़ सर्च करता है, उसे प्रूफ करता है, तो वो जो नियम होता है जो सर्च करता है वो उसी के नाम से हो जाता है। तो गॉस भी एक बहुत महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फार्मूला दिया था। तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई वेक्टर एंड ए वेक्टर डी ए वेक्टर, इस तरह से। अब चलिए हम ये फार्मूला तो देख लिए, आप इसको याद रखिए। अभी हम गॉसियस थ्योरम में जो गॉस का थ्योरम होता है उसमें इस फार्मूले का अप्लाई देखेंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। चलिए गॉस थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक सरफेस, तीन चीज़ें हमें चाहिए होंगी। इलेक्ट्रिक चार्ज, एक सरफेस जो कि बिल्कुल भी इमेजिनरी हो, वो कोई भी उसमें वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एक सरफेस होता है, उसके चारों तरफ एक चार्ज होता है, उसके चारों तरफ एक इमेजिनरी सरफेस हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं, इमेजिन करते हैं, जो इस चार्ज को घेरे रहता है, चारों ओर से बंद रहता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, एक बंद सरफेस, वो भी काल्पनिक, दूसरा चार्ज और तीसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज के बीच में जो एक संबंध होता है, जो मतलब गॉस का जो थ्योरम होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच में एक संबंध होता है। आपने इसके बारे में पढ़ा है, एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है, निर्वात में या फिर किसी माध्यम की वैद्युतशीलता होती है, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, स्थिर वैद्युतिकी में। ठीक है, तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ के, मान लीजिए एक बंद पृष्ठ है, वो भी काल्पनिक, वास्तविक नहीं है, आप इस चक्कर में मत रहिएगा, ये काल्पनिक है, इसमें एक चार्ज है, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते थे, आप अगर नहीं जानते हैं, इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, उसमें बहुत डिटेल समझाया गया है कि वह काल्पनिक पृष्ठ जिससे वैद्युत बल रेखाएं होकर गुजरती हैं उसे वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स को गुजरने के लिए भी काल्पनिक पृष्ठ चाहिए होता था। तो वही काल्पनिक पृष्ठ, मान लीजिए वही काल्पनिक पृष्ठ है जिसमें से वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी। तो वैद्युत बल रेखाओं के जाने के लिए एक काल्पनिक पृष्ठ हो गया और उस पृष्ठ पर एक आवेश है, कुछ इस तरह से। अब चाहे ये आप इसे 2D मानिए चाहे 3D मानिए, लेकिन ज़रा गौर कीजिएगा, चारों ओर से बंद सरफेस है, कहीं भी खुला नहीं है। अगर आप इस स्क्वायर बनाते हैं इस तरह से, तो ये पूरा का पूरा खुला है, लेकिन हम बोले बंद पृष्ठ, मतलब ये 3D फिगर में गॉसेस थ्योरम इस्तेमाल होगा। 2D फिगर में गॉसेस थ्योरम इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। हम 3D फिगर की बात कर रहे हैं। अगर 3D में ऐसा कुछ हो, तो एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके अंदर क्यू चार्ज हो, तो उसमें से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होगा, वो उस चार्ज का 1/4π गुना होगा। क्या होगा, 1/4πε0। फिर से सुनिएगा, कोई बंद पृष्ठ है, वो भी काल्पनिक, कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर क्यू चार्ज है, तो उसमें से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, वो उसके अंदर जो चार्ज है उसका 1/ε0 गुना होगा। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये है एक छोटा सा स्टेटमेंट गॉस का। जैसे कि इसमें मान लीजिए एक चार्ज है, दो चार्ज है, प्लस क्यू, तीन चार्ज है, प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू, इस तरह से इसमें 6 चार्जेस हो गए, 6 आवेश हो गए।
ये एक पृष्ठ हो गया, काल्पनिक पृष्ठ हो गया, जिसमें से वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। वैद्युत बल रेखाएं अगर इस पृष्ठ से गुजर रही हैं तो वो वैद्युत फ्लक्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे? वैद्युत फ्लक्स कहलाएंगी। और वैद्युत फ्लक्स का नंबर कितना होगा? वैद्युत फ्लक्स का नंबर डिपेंड करता है इस पे, इसके अंदर जितने चार्ज है। मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज है तो वैद्युत फ्लक्स इस चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये सरफेस के बाहर है, इस बाउंड्री के बाहर है ये चार्ज। लेकिन जो इस बाउंड्री के अंदर है उस चार्ज पर डिपेंड करेगा, उस चार्ज पर डिपेंड करेगा। तो इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना गुजरेगा? 1/4πε0 क्यों? अच्छा, हमने कहा उसमें से जो चार्ज है उसका ε0 गुना होता है किसी बंद पृष्ठ में जितना नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, यानी परिणामी वैद्युत आवेश होते हैं उनका ε0 गुना होता है। मीन्स अगर ये सब 6 चार्जेस हैं तो प्लस क्यों प्लस तीसरा वाला क्यों प्लस, चौथा वाला माइनस क्यों हो गया, और ये फिर से 5वां वाला माइनस क्यों, फिर 6वां वाला प्लस क्यों। तो कितना नेट इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया? ये प्लस इस प्लस से, प्लस इस प्लस से, तो हमारे पास कितना बचा? 3 बचा, 4 बचा। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बचता है 1/ε0 4 क्यों बचता है इस तरह से। तो इस सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो इसके चार्ज के सम के 1/4πε0 गुना होता है, टाइम्स होता है। तो इसका क्या मतलब हो गया? चलिए हम इसका कुछ डेफिनेशन वगैरह देखते हैं, उसके बाद फिर से इसे समझते हैं। गॉस थ्योरम, चार्ज, इलेक्ट्रिक, एक इमेजिनरी सरफेस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच का एक रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन है? कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के अंदर जितना चार्ज होता है, ठीक है, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के अंदर कोई चार्ज है, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जितना होता है, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो उसके अंदर उपस्थित चार्ज के 1/ε0 गुना होता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक 3D सरफेस है, ठीक है, ये एक 3D सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज है, मान लीजिए 10 गुलाम का इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? ये जो बॉक्स है इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है? 10 कूलम। तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें से पास होगा? कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें से पास होगा? ये हो जाएगा 10/ε0। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है। और इसका वही मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये मात्रक भी उसका होगा, मात्रक में कोई झंझट नहीं है। चलिए एक बार को हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश क्यों का 1/ε0 गुना होता है। मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यों, वो भी कैसा? नेट इलेक्ट्रिक। अच्छा,
परिबद्ध नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो हम यहाँ परिबद्ध परिणामी आवेश, परिणामी आवेश मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ना कि मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए कि उसमें हों 6 आवेश, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 आवेश हों, 7 आवेश हों, और उसमें 2 आवेश काउंट कर लो और उसका 1/ε0 गुना हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब नेट चार्ज जो होगा उसका जो नेट होगा, मतलब कुल चार्ज का सम, जितने चार्ज होंगे उन सबका सम जो होगा उसका 1/ε0 गुना होगा। ठीक है, तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/ε0 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब इसमें माइनस भी हो सकते हैं, किसी चार्ज की वैल्यू अगर माइनस क्वांटिटी में है तो वहाँ पर माइनस हो जाएंगे, जैसे माइनस Q4 एंड डॉट 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 सो ऑन। इस तरह से इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, phi इज इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा Q। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये इस तरह से। तो ये तीनों फार्मूले का जो रूप है वो एक ही है। ये सब गॉस प्रमेय को ही शो करते हैं, दूसरे किसी चीज़ को नहीं, दूसरे किसी वस्तु को नहीं। ये हो जाएगा आपका गॉसियस थ्योरम। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश यानी परिणामी आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस प्रमेय है। हमने इसको आपको बेहतर तरीके से समझाया था, शायद उसे कोई और बेहतर तरीके से समझा पाए। चलिए हम इसमें कुछ और फिगर्स देखते हैं। मान लीजिए इस तरह से कोई एक सरफेस है, और सरफेस का कोई नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि S1 यानी सरफेस 1। इसमें कोई और सरफेस है, जिसे हम S2 मान लेते हैं। इसमें कोई और सरफेस है, जिसे हम S2 मान लेते हैं, S3 मान लेते हैं। ये दूसरा सरफेस है, S4 मान लेते हैं इसे। अब देखिए S1 में कितने चार्ज हैं। S1 में मान लीजिए एक प्लस क्यू चार्ज है। S2 में कितने चार्ज हैं। S2 में एक माइनस क्यू चार्ज है, इसमें प्लस क्यू चार्ज है, इसमें प्लस क्यू चार्ज है, एक चार्ज इसके बाहर है। तो ये जो S1 होगा, पहला कंडीशन S1 के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। S1 के थ्रू S1 सरफेस से, मतलब S1 पृष्ठ से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। ये इसके अंदर ये S1 पृष्ठ जितना आवेश को बाउंड करके रखा है उसका ε0 गुना, जैसे कि फाई इज इक्वल टू 1/ε0 गुना। ये तो हमने लिख लिया। ये होगा, इसको भी बाउंड करके रखा है, इसको भी, सब इसके अंदर ही तो है। तो ये हो जाएगा प्लस Q1 प्लस Q2, सॉरी ये माइनस Q2 है, माइनस Q2 और प्लस Q, ये एक माइनस दूसरे प्लस से कट जाएगा। तो ये कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 1/ε0 1 2 3 4, यानी ये 2 हो जाएगा, 2Q। अगर Q1 और Q2 Q3 Q4 बराबर हैं तो, Q1 Q2 Q3 बराबर हैं तो तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स S1 से पास होगा। S1 से इलेक्ट्रिक फ्लक्स S1 से कितना पास होगा, इतना। अब S2 से दूसरा कंडीशन, S2 से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। S2 से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो ये है, फाई S2 इज इक्वल टू 1/ε0 Q। ये हो गया दूसरा कंडीशन।
अब मान लीजिए यहाँ पर एक बाउंड्री हमने लगा दिया, इसको मान लिया S5। जैसे हमने S2 का निकाला वैसी तरह से S3 और S4 का निकाल लेंगे। S5 का ज़रा देखें, S5 के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, 5S5। S5 सरफेस में ये 3 सरफेसेस और हैं, इन 3 सरफेसेस में ये 3 तरह के चार्जेस हैं, तो 1/ε0 प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो एक प्लस दूसरे माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो S5 कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ε0 क्यू, ये हो जाएगा। अब देखिए हमने इन सब चार्ज के बारे में तो देख लिया, ये जो ऊपर रखे थे इस चार्ज के बारे में हमने कुछ नहीं कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, मतलब इस चार्ज का कोई भी यूज नहीं है, कोई मतलब नहीं है इस चार्ज का। क्यों? क्योंकि ये बाउंड्री के बाहर है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। आज हमने ये पढ़ लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसे समझाया है। अगर आपने इसे ध्यान से देखा होगा और कापी पेन लेके इसे नोट किया होगा तो शायद आपको ज़िंदगी में कभी भूलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पढ़ाया नहीं जाता, इसे सिखाया जाता है और आपको बेहतर तरीके से इसे याद कराया जाता है। याद कराना क्या, अगर आप समझ लेते हैं तो आप कहीं भी चूकेंगे नहीं। और ये आपका हो गया गॉस प्रमेय। चलिए आगे हम अगले वीडियो में हम देखेंगे कि गॉसियन पृष्ठ का क्या होता है और इसका प्रूफ देखेंगे। जैसे कि हम कई सारे चीज़ें पढ़ते हैं आजकल, तो साइंस में हर चीज़ का प्रूफ मांगने लग गया है, मतलब सब लोग साइंस में हर चीज़ का प्रूफ मांगने लग गए हैं। तो जो गॉस थे इन्होंने ऐसे ही अपना प्रूफ प्रमेय नहीं दे दिया था, ऐसे ही अपना नियम नहीं बता दिया था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उसके अंदर जो आवेश होता है उसका 1/ε0 गुना होता है, ऐसे नहीं कहते था। उसे डेरिवेशन के थ्रू समझाया था, बहुत ही अच्छे से समझाया था। उसी का प्रूफ देखेंगे, मतलब आज जो हमने पढ़ा है कल उसका प्रूफ देखेंगे और तब आप कहेंगे कि हाँ मज़ा आ गया पढ़ने में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ, नए कंटेंट के साथ। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो, और बेल आइकन को दबाएं। जहाँ से जहाँ हो यहाँ तक फैला दो, एकदम आग की तरह फैला दो, ताकि पता चले कि हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी पढ़ाई कर रहे हो और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो अगले वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे आप फिर से देखिएगा, गॉसियन पृष्ठ और गॉस प्रमेय का जो प्रूफ होता है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद गॉस प्रमेय के यूजेस पढ़ेंगे, गॉस प्रमेय का क्या इस्तेमाल होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को इतने स्पीड से प्रमोट करवाने के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से YouTube पे हमारा चैनल प्रमोट हो रहा है उस हिसाब से तो बहुत कम ही लोगों का होता है। इसमें सब आप ही लोगों की एक कृपा है और इसमें आप ही लोग का एक हाथ है। सो थैंक यू।